हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स को कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 का आज का मेरा टॉपिक है गॉस लॉ। लेट अस कंसिडर द टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विच एनक्लोजेस अ पॉइंट चार्ज q एट इट्स सेंटर। ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की बात की गई है। फ्लक्स क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, जैसे ऐसे करके आ रही हैं और उसके नॉर्मली जो है एक आपका सरफेस प्रेजेंट है, उसको जो क्रॉस करती हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेगी ना उतनी ही फ्लक्स होती है। ठीक है, तो फ्लक्स आर द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया विच प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये जो टोटल फ्लक्स है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हैं थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक, क्या बनाएंगे हम, स्फीयर। ये हमारा स्फीयर है। अब हम कह रहे हैं विच इनक्लोजेस अ पॉइंट चार्ज q। मान लो इधर मैंने पॉइंट चार्ज के रखा हुआ है q। ठीक है, अब q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव है तो अवे। ठीक है, इससे दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब नेक्स्ट क्या बोला गया, डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। स्फीयर मान लो ना, एक बॉल मान लो आप। ठीक है, बॉल के ऊपर ऊपर का सारा सरफेस ही होता है, तो बॉल के ना पूरे, ये एक्चुअल में 3D में मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो सरफेस है, मान लो मैंने इतना सरफेस उसका एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया डेल्टा एस। ठीक है, अब इस स्फीयर का, इस सरफेस पे है ना, सरफेस पे कहीं भी हो सकता है, तो मैंने इस पूरे स्फीयर को पहले तो डिवाइड कर दी इन स्मॉल स्मॉल सरफेसेस में। अब सरफेस तक का डिस्टेंस कहीं भी ले लो, सेंटर से क्या होने वाला है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ही होता है ना, जहाँ भी जाओ रेडियस ऑफ द स्फीयर ही है। तो मतलब इस स्फीयर, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो क्या, रेडियस r होने वाला है। ठीक है, r, और इससे, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे जा रही है, वो भी किससे, इससे अवे, मतलब इसी के डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएगी। तो इस डायरेक्शन में कहाँ आएगी, ऐसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब डेल्टा एस सरफेस है ना, सरफेस की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, इसके नॉर्मल पे। ठीक है, जैसे ये कॉपी है तो जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर को होगी। ठीक है, ये सरफेस है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर की, वो ऊपर की तरफ को होती है। तो मतलब इसकी हमेशा नॉर्मल, अब ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल कैसे, मैं ड्रा तो कर नहीं सकती, तो ऐसे करके बताऊंगी, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को है। ठीक है, अब देखो कि द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज। अब फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स मैंने पहले बताया आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग द यूनिट सरफेस, ठीक है, प्लेस्ड नॉर्मल टू इट। तो मान लो ये E है, मतलब इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जा रही है इस सरफेस से, वो क्या है, E इंटू जिस सरफेस से जा रही है, किससे, डेल्टा एस। ये मैंने लिख दिया, E डॉट डेल्टा एस। ठीक है, अब E की वैल्यू चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q/4πε0 r स्क्वायर r कैप। डायरेक्शन क्या है, r कैप, जो रेडियस वेक्टर उसी की डायरेक्शन है। ठीक है, डॉट डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की डायरेक्शन क्या होगी, जो आर कैप की होगी। ठीक है ना, डेल्टा एस भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। मतलब इस डॉट प्रोडक्ट को यू नो, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है ना, इनका मैग्नीट्यूड होता है। अब देखो थीटा क्या है, डेल्टा एस का नॉर्मल भी किस तरफ को, इस तरफ को, ई भी इस तरफ को, तो एंगल 0 डिग्री, तो कोस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने लिखा द एंगल बिटवीन आर एंड डेल्टा एस इज 0 डिग्री। ठीक है, उसकी वजह से ये डॉट हटा दिया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने इसे नहीं लिखा, तो मैं इसे क्या लिखने वाली हूँ, इसे लिखने वाली हूँ ऐसे ना। ठीक है, और कोस 0 डिग्री। अब इसका आंसर क्या, 1 आ गया, इसका क्या, डेल्टा एस आ गया, इसका क्या आ गया, 1। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब ये तो है फ्लक्स, जो थोड़ी सी फ्लक्स जो कि इस सरफेस से जा रही है। अब मुझे कंप्लीट निकालना हो तो
आपको थोड़ी सी चीज़ देगी, अगर आपको कम्प्लीटली निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं जितने भी सरफेस होगा जिससे फ्लक्स जा रही, क्योंकि स्मॉल स्मॉल सरफेसेस में मैंने इसे बांट दी है। तो मैं क्या करूँगी, एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फ्लक्स थ्रू ऑल द डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। सभी एरिया एलिमेंट्स मैं ले लूँगी। तो जब मैंने इसे ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया, तो Q/4πε0 r²। ये तो देखो कांस्टेंट है ना, रेडियस भी कांस्टेंट होता है, इसे चेंज थोड़ा करते हैं। स्फीयर एक बार ले लिया आपने ना, चार्ज भी कांस्टेंट जो रखा है उसी की वजह से देख रहे हैं हम। तो हम इंटीग्रेशन किसकी लेंगे, डेल्टा एस की। ठीक है, और डेल्टा एस की ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब है पूरे स्फीयर को क्लोज करके, मतलब डेल्टा स्फीयर को क्लोज ही कर रहा होगा ना। ठीक है, तो पूरा सरफेस एरिया है। ठीक है, क्लोज का मतलब है पूरे स्मॉल स्मॉल को जोड़ के पूरा बना दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, Q/ε0। ये आई आपकी वैल्यू किसकी, फ्लक्स की। फ्लक्स की वैल्यू आई आपकी फाई = Q/ε0। मतलब आपकी जो फ्लक्स होती है वो Q/ε0, और Q क्या होता है, जो उस सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया होता है। मतलब कि हमने जो स्फीयर बनाया ना, इसने चार्ज एनक्लोज के किया था Q। अगर जो क्लोज्ड सरफेस है वो कोई भी चार्ज अपने अंदर ना रखें, मतलब Q हो ही ना, Q = 0 हो, तो फ्लक्स क्या होने वाली है आपकी, Q = 0 मतलब फ्लक्स 0। ठीक है, तो द लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, कि फाई जो है आपका 0 हो सकता है इन द केस व्हेन, जब आपका चार्ज क्या हो वहाँ प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिए है आपका सिलेंडर का। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी की, मतलब कैलकुलेशन ऑफ द फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। तो हम ये सिलेंडर का मैं सिलेंडर ले लिया। ठीक है, क्लोज्ड है, नहीं कैसी है फिगर, क्लोज्ड सिलेंडर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी ले लिए, यूनिफॉर्म। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगी, मान लो मतलब सरफेसेस कैसे कैसे अलग अलग है ना, ये गोल सा है। ठीक है, ये कर्व्ड है, ये गोल है, तो मैं अलग अलग सरफेसेस मान लेती हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो हम पहले तो लिख लें फाई का जनरल फार्मूला। ठीक है, फाई क्या होता है, फाई होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एस, ds भी ले सकते हो आप। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। अब देखो, अब हमें सरफेसेस कितने दिए गए हमारे, 1 2 3। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बांट लूँ तो क्या होगा, E.डेल्टा S1 प्लस E.डेल्टा S2 प्लस E.डेल्टा S3। ठीक है, अब डॉट का मतलब है हमें क्या पता होना चाहिए, इनके बीच का एंगल। तो फर्स्ट सरफेस को देखते हैं, इसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये सरफेस कैसा है, फर्स्ट सरफेस सर्कुलर है, गोल सा है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस में जो उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, उसके नॉर्मल पे 90 डिग्री पे। तो ये अगर सरफेस रखा हुआ है तो इसके ऊपर की तरफ होगी, मतलब डायरेक्शन कहाँ जा रही है, और अवे फ्रॉम द सरफेस होती है। आप बोलोगे नीचे भी हो सकती है, नहीं, अवे फ्रॉम द सरफेस मतलब पूरे सरफेस से अवे और उसके 90 डिग्रीज पे। तो एन कैप की डायरेक्शन ये है। वहीं अगर मैं E2 की देखूँ तो ये पूरा सरफेस है, जितना भी ये गोल गोल, और इसके अवे कैसे, इसके आसपास जितने भी एरिया ऐसे 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 करके ना, सारे कैसे हैं, इसके नॉर्मल है। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल है। एन कैप इसका मैंने ये शो किया, और ये फिर से कैसा आ गया, गोल सा आ गया, और नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे है इसका। ठीक है, लेकिन अवे फ्रॉम द सरफेस मतलब नीचे की तरफ होगा। अब देखो, इस केस में देखूँ तो ई और ये एन कैप किसका है, आपका सरफेस का है ना यूनिट वेक्टर।
तो ई और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, यहाँ कितना नज़र आ रहा है, इसकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ एंगल नज़र आ रहा है मुझे थीटा इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ देखो ऐसे करके जा रहा है ना सरफेस का यूनिट नॉर्मल, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है इस तरफ को, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ थीटा कितना आने वाला है 90 डिग्री, और यहाँ कितना आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, आपका एन नीचे को आ रहा है, तो एंगल पूरा कितना बन गया थीटा 180 डिग्री। तो हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ देखो ई डेल्टा एस 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस इंटू कोस थीटा, तो इसके बीच में सरफेस 1 के बीच में और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। नेक्स्ट प्लस ई डेल्टा एस 2 कोस एंगल कितना है नेक्स्ट में 90 डिग्री, प्लस ई डेल्टा एस 3 कोस एंगल कितना है आपका 180 डिग्री। तो बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, ई डेल्टा एस 1 आंसर आ गया ना, cos 0 1 होता है, प्लस cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ क्या आ गया 0, प्लस ई डेल्टा एस 3 और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। अब ध्यान से देखो ये सरफेस और ये सरफेस सिलेंडर का क्या होता है बराबर इक्वल, मतलब डेल्टा एस 1 इक्वल टू डेल्टा एस 2 है ना, इधर डेल्टा लगाना चाहिए था ना मुझे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो मतलब 5 ही लेके चल सकते हो आप, ठीक है, मैंने इधर इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं ना किया, इधर इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हो आप ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि टोटल फ्लक्स लिए मैंने। तो अब इधर ये दोनों सरफेसेस क्या हैं, इधर डी थीटा ले सकती हूँ डी थीटा, ठीक है, दोनों सरफेसेस बराबर है, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू डेल्टा एस ले लूँ मैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया ई, और डेल्टा एस की पूरा सरफेस क्या आ गया टोटल S1 प्लस 0 है, आगे ई डेल्टा एस का टोटल सरफेस क्या आ गया डी थीटा, मतलब इधर डेल्टा एस का टोटल सरफेस क्या आ गया S3, ठीक है, और 3 है यहाँ पर, तो ये दोनों सरफेसेस क्या इक्वल है और यहाँ -1 है ना, तो क्या आ गया इधर आंसर ई एस माइनस ई एस, क्योंकि S1 इज इक्वल टू S3, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब फ्लक्स क्या आने वाली है आपकी 5 टोटल 0, क्यों, क्योंकि इसने अपने अंदर कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं किया था, ठीक है, इसकी वजह से इसका आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है। ये डेल्टा एस खुद इंटीग्रेशन के लिए ना डी एस, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है गोज लॉ का, देखो जो हमारा गोज लॉ है उसको पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, उसके बेसिस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस में है, और हम गोज लॉ को मतलब अलग अलग प्रॉब्लम पे तभी मतलब करवा सकते हैं अप्लाई जब हमें उसके बेसिक पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता हो, ठीक है, हमें इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला होता है कि गोज लॉ जो होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो कैसी भी शेप हो सकती है, साइज हो सकता है, मतलब अब अभी हमने किसके लिए ऊपर सिलेंडर के लिए किया, हम स्फीयर के लिए भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ना, तो अब इसमें ना बड़े इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स निकलते हैं कि ये जो चार्ज होता है ना, इस साइड वाला चार्ज, ये नेट चार्ज होता है, ये चार्ज जो होता है वो नेट चार्ज, लेकिन कौन सा, जो एनक्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, हमेशा वही लेना है आपने, ठीक है, जो एक सरफेस के अंदर हो, बाहर का नहीं देखना है। अगर सरफेस मान लो ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है और बाहर मान लो Q1 है, तो आपका Q नेट क्या आने वाला है 0, ठीक है, लेकिन यहाँ मान लो Q2 है तो आपका Q नेट क्या आने वाला है Q2, लेकिन दोनों अंदर है तो Q1 प्लस
Q2, ठीक है। अगर कोई भी अंदर नहीं है, ओनली बाहर है, तब भी Q नेट क्या आने वाला है, 0, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं है। हालांकि थर्ड पॉइंट में क्या है कि E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये तो है अंदर वाले चार्जेस की वजह से, मान लो Q1 है ना, मान लो एक प्रेजेंट बाहर भी है Q2, तो आपका ये तो अंदर वाले की वजह से, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सभी चार्जेस की वजह से होती है, मतलब अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, बट दिस चार्ज इज ओनली द नेट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। चौथा पॉइंट क्या है कि डिस्क्रीट, जो इसमें जो मतलब हमारे जो कैलकुलेशन है हमें इजी रहता है कि जो भी क्लोज्ड सिमेट्री ले उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट हो ना वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ना कि डिस्क्रीट हो, क्योंकि डिस्क्रीट में अलग अलग चार्जेस होंगे ना, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ना हम एग्जैक्ट निकाल नहीं पाते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो भी होता है ना एग्जैक्ट की किस तरफ को है, ठीक है। और अगला क्या है कि गोस लॉ इज ऑफन यूजफुल टूवर्ड्स अ मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो निकाल ही रहे थे, है ना, बेसिक तरीके से आपका फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप, ठीक है, इसे तो निकाल रहे थे, लेकिन हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ है ना, ठीक है। जब हमें ये पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। लेकिन किन केसेस में, जब हमारी क्लोज्ड सिमेट्री बन रही है, क्योंकि गॉस लॉ तो लगता ही तब है कि हम कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड में क्या ले लें, क्लोज्ड सरफेस ले लें। अगर ऐसा केस कहीं भी बनता है ना, और जहाँ पर आप सिमेट्रिकल एक क्लोज्ड सरफेस बना पाओ, ठीक है, सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस बना पाओ, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।